नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोज़र न्याय चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कायदे कानून को बलाए ताक रखकर तमाम अलग अलग घटनाओं में आरोपियों के घरों को जमींदोज करने पर उतर आए हैं। जो ताज़ा मामला है वो है छतरपुर का। छतरपुर में 2 दिन पहले एक उपद्रव हुआ, थाने के सामने प्रदर्शन हुआ और उसके मुख्य आरोपी का करोड़ों रुपए का आलीशान घर जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन अब ये मामला देश भर में बड़ी तेज़ी के साथ उठ रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। आइए सिलसिलेवार आपको मध्य प्रदेश का ये कारनामा बताते और दिखाते हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त को महाराष्ट्र में एक रामगिरी महाराज नाम के बाबा हैं। उन्होंने एक प्रवचन के दौरान बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर, जो हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर बोलते हुए पैगंबर हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ और उनकी धर्मपत्नी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं। उसके बाद उनके खिलाफ़ यानी रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में मुस्लिम समाज ने एक प्रदर्शन किया था। मुस्लिम समाज के लोग थाने पर गए थे ज्ञापन देने के लिए। उनकी मांग थी कि रामगिरी महाराज को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ज्ञापन देने के दौरान जो मुस्लिम समुदाय और पुलिस वालों के बीच विवाद हुआ, वो थोड़ी देर बाद उपद्रव में बदल गया। भीड़ ने पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, थाना प्रभारी भी घायल हुए और कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए। और उस पथराव की घटना के बाद छतरपुर में तनाव फैल गया। 21 अगस्त को हुई इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद धरपकड़ शुरू हुई। लगभग आधा सैकड़ा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नामजद थे वे 50 लोग और लगभग 150 लोगों के खिलाफ जो अज्ञात थे, अज्ञात के रूप में मुकदमा दर्ज हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी माना गया हाजी शहजाद अली को। हाजी शहजाद अली छतरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके छोटे भाई वहाँ पार्षद हैं। पुलिस का आरोप है कि शहजाद अली ने ही भीड़ को उकसाया था पथराव करने के लिए। थाने पर और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी शहजाद अली हैं। उसके बाद 22 तारीख को यानी अगले ही दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने शहजाद अली के आलीशान घर पर बुलडोज़र भेज दिए। आइए वो सारी कार्रवाई आपको इन वीडियो की कतरनों के जरिए दिखाते हैं। लटकी वाली बना लेते शॉट। आपने देखा कि करोड़ों रुपए का वो आलीशान घर चंद घंटे के भीतर ज़मीन में मिला दिया गया। पुलिस ने इतना ही नहीं किया, इस घर को अवैध बताकर स्थानीय प्रशासन ने गिरा दिया, लेकिन वहाँ पर खड़ी हुई 3 कारों को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। उनमें से एक स्कॉर्पियो है, एक सफारी है, एक सेडान है। इन 3 कारों को भी बुलडोज़र के जरिए, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया। अब इस कार्रवाई के बाद देश भर में कई सवाल खड़े हो गए।
पहला सवाल तो ये है कि अगर आरोपी का मकान अवैध था तो क्या उसे नोटिस दिया गया? अगर ये मकान अवैध रूप से निर्मित था तो जब ये बन रहा था तब नगरपालिका ने, स्थानीय प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को तोड़ा क्यों नहीं? कितना हिस्सा उसका अवैध था? क्या पूरा घर अवैध निर्माण की सीमा में शामिल माना गया? इस तरह के सवालों के जवाब पुलिस और प्रशासन नहीं दे पा रहे। अब सवाल ये है कि अगर मकान अवैध था तो उसे नोटिस देकर गिराया जाना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने पर पथराव की हिमायत नहीं कर सकता। वो कानून तोड़ने की कार्रवाई थी। कानून सम्मत जितनी भी कार्रवाई संभव है वो सब होना चाहिए, चाहे वो हाजी शहजाद अली हों या बाकी के लोग हों जो उस उपद्रव में शामिल थे। लेकिन इस कार्रवाई में जिस तरह पूरे घर को ढहाया गया और वहाँ खड़ी हुई कारों को मटिया मेट कर दिया गया, तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या कारें भी अवैध थीं? और वैसे भी कारें किस तरह, कोई भी वाहन अवैध कैसे हो सकता है? दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसका रजिस्ट्रेशन ना हो या वो चोरी की हो, अवैध रूप से आपने अपने पोजीशन में उसको ले रखा हो। उन दो स्थितियों में भी किसी भी वाहन को इस तरह नष्ट नहीं किया जाता। पुलिस उन्हें जब्त कर सकती है, थाने में ले जा सकती है, अदालत में उनके बारे में कार्रवाई कर सकती है। मकान तोड़ने से पहले भी उसकी एक प्रक्रिया है। संबंधित भवन स्वामी को नोटिस दिया जाना चाहिए। उसे पहले तो खुद ये मौका देना चाहिए कि वह अपना अवैध निर्माण तोड़ दे। अगर वो नहीं तोड़ता सही समय सीमा में, निर्धारित समय सीमा में, तो फिर प्रशासन उसे ढहाने का काम करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है जो धर्म मजहब देखकर प्रशासनिक कार्रवाई की मिसाल पेश कर रही है। कुछ दिनों पहले भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक हत्या के मामले में फरियादी पक्ष से, जिनके परिवार के सदस्य की हत्या हुई थी, उसमें फरियादी से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा था कि फला मामले में, यानी एक और मामले में आरोपियों का घर ढहाया गया था, उनके घर पर बुलडोज़र चला था, उसमें आरोपी मुसलमान थे और चूंकि इस मामले में आरोपी हिंदू हैं इसलिए कलेक्टर का कहना था इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी हिंदू आरोपियों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। बाकायदा कलेक्टर भिंड का ऑडियो वायरल हुआ था। ये एकमात्र घटना नहीं है, इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिसमें प्रशासन और पुलिस धर्म देखकर, मजहब देखकर बुलडोज़र चला रही है। लेकिन छतरपुर का ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहले तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसको लेकर ट्वीट किए। इमरान ने पहले ट्वीट में लिखा, उन्होंने लिखा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण पेश कर रही है। उन्होंने कहा, ये उदाहरण देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि सीएम के इशारे पर इस तरह बिना नोटिस दिए, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए घर ढहाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, संविधान को बुलडोजर के नीचे आपकी सरकारें कुचल रही हैं, क्या यही न्याय है? इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, क्या ये न्याय है? अब इस दूसरे ट्वीट में उन्होंने गाड़ियों को बुलडोज करने पर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि गाड़ियां बुलडोज कर दी गई हैं। मोदी जी, क्या आपकी सरकारें संविधान से चल रही हैं? यहाँ तक कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर, यानी छतरपुर में एक आरोपी के घर पर धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। इस बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। आरिफ मसूद ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये बेजा कार्रवाई की है, बिना नियमों का पालन किए, बिना नोटिस दिए किसी आरोपी का घर ढहाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई है कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आइए आपको इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है उसकी तरफ ले चलते हैं। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात तो यही है कि पुलिस और प्रशासन धर्म के आधार पर
बिना कायदे कानून का पालन किए बुलडोजर चला रहा है। बहुत सारे लोग जो इस कार्रवाई के समर्थन में आकर खड़े हुए हैं वे एक ही राग अलाप रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। अगर आप थाने पर पथराव करेंगे, पुलिसकर्मियों पर हमला करेंगे, आपके हमले में अगर पुलिस के लोग घायल होंगे तो ऐसी कार्रवाई होगी ही। आइए अब उन लोगों से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आइए उन्हें आईना दिखाने के लिए आपको हरियाणा ले चलते हैं। आप सबको याद होगा कि फरवरी 2016 में हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाट सड़कों पर उतर आए थे। फरवरी के 11-12 तारीख के बाद 2016 में यह आंदोलन शुरू हुआ और बहुत जल्दी हरियाणा के 8 जिलों में ये आंदोलन फैल गया। न केवल ये आंदोलन विस्तार पा गया बल्कि पूरी तरह हिंसक हो गया। इस आंदोलन में यानी 12-13 फरवरी को शुरू हुआ यह आंदोलन फरवरी के अंत तक चलता रहा। इसमें 30 लोगों की जान गई, 20 से 30 हजार करोड़ की संपत्तियां इसमें नष्ट हुई। हरियाणा सरकार के मंत्रियों के बंगलों में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की, हमले किए। इस पूरे आंदोलन में एक दौर ऐसा भी आया जब हरियाणा की पुलिस, स्थानीय प्रशासन इस उपद्रव को रोकने में नाकाम रहे। तब हरियाणा की सरकार ने सेना को बुलवाया था। तब भारत की सेना के जवान रोहतक जिले में हेलीकॉप्टरों से उतरे थे, यानी उन्हें सड़क पर भी सड़क मार्ग से आने नहीं दिया जा रहा था। सेना के काफिले को उपद्रवियों ने, आंदोलनकारियों ने सड़कों पर चारों तरफ बाधाएं खड़ी करके अवरोध लगाकर रोक दिया था। पुलिस और सेना के खिलाफ भी पथराव जैसी घटनाएं हुई थी। आंदोलनकारियों और पुलिस और सेना के बीच टकराव हुआ था। इसके बाद हरियाणा में इन उपद्रवियों के खिलाफ जब पूरा आंदोलन शांत हो गया, जाट आंदोलनकारियों के खिलाफ 2000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं उन 2000 मुकदमों में से एक भी आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला था। 2000 मुकदमों में सैकड़ों आरोपी थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि अब हरियाणा की सरकार उन 2000 मुकदमों में से 400 से ज़्यादा मुकदमे वापस लेने जा रही है। हाई कोर्ट में एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की है कि हरियाणा की सरकार इन मुकदमों को वापस ले रही है। एसआईटी ये तक कह रही है कि 2-2 हज़ार मुकदमे यानी बहुत मुकदमे हैं, इनकी पड़ताल संभव नहीं है, इसलिए सरकार चाहती है कि मुकदमे वापस ले लिए जाएं। तो जिन लोगों को छतरपुर में उपद्रव कानून का उल्लंघन दिखाई दे रहा है, जिन लोगों को पथराव के बाद आरोपी का घर ढहा देना बेहतर कदम दिखाई दे रहा है, उसके पक्ष में खड़े हैं, उनसे सीधा सवाल है कि हरियाणा में सेना और पुलिस से सीधे टकराने वाले 30 लोगों की मौत के जिम्मेदार 20,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के नष्ट होने के जिम्मेदारों में से किसी के घर बुलडोज़र क्यों नहीं चला था? क्योंकि वे हिंदू थे, वे जाट थे, इसलिए उन पर बुलडोज़र तो नहीं चला। अब उनके मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर छतरपुर की ये घटना इस वक्त देश भर में बवाल का सबब बनी हुई है। देखना होगा इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं, वे इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। छतरपुर में हुई इस घटना और बाद में पुलिस प्रशासन के तौर तरीक़ों पर हमने वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित से बातचीत की। आइए सुनते हैं अरुण दीक्षित क्या कह रहे हैं। छतरपुर की घटना से एक बार फिर ये सवाल उठा है कि सरकार और प्रशासन तब क्या करते हैं जब बड़ी बड़ी इमारतें बन रही होती हैं, क्योंकि कोई भी इमारत 2 दिन में नहीं बनती। और जिस घटना के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक इंसिडेंट कि अगर थाने पर घेराव करके पथराव किया गया वो गैर कानूनी है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी तरह कोई भी भारत का नागरिक हो या कहीं भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। जाति धर्म के आधार पर प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन जो हुआ
उसकी निंदा की जानी चाहिए, पर उसके बाद जो हुआ है सवाल उस पर भी उठता है। एक इमारत की लागत क्या थी, इमारत किसकी थी, इमारत कैसे बनी, इमारत कब बनी, ये सवाल सबसे पहले, इनसे पहले सवाल आता है कि अगर थाने पर प्रदर्शन के दौरान पथराव नहीं हुआ होता तब क्या प्रशासन उस इमारत को देखता? क्यों? क्योंकि अब सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं। एक बार खुश है कि बहुत बढ़िया हुआ, इमारत तोड़ दी, बुलडोजर आ गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया, उसको शिवराज सिंह मध्य प्रदेश लेके आए थे। पर इसी राज्य में जो चीजें हो रही हैं, भिंड की घटना हमारे सामने है। भिंड के कलेक्टर ने कैमरे पे कहा लोगों से, जिसको ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसका, कि भाई वो हिंदू मुस्लिम का मामला है। एक लड़के को, जो एक जैन समुदाय के उद्योगपति के बेटे को घर में घुस के मार दिया, चूंकि उसे मारने वाले राजपूत थे इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं एक वाल्मीकि युवक की हत्याएं दोनों एक जैसी हैं, लेकिन उसको जो नामजद आरोपी थे वो तीनों चूंकि एक खास वर्ग के थे इसलिए उनके मकान गिरा दिए गए। और जब पिता ने शिकायत की तो कलेक्टर साहब फोन पे कहते हैं, अरे समझा करो, वो हिंदू मुस्लिम मामला था, इसमें नहीं कर सकते। ऐसी कई चीजें हुई हैं। सरकार नाम देखकर जो कार्रवाई करती है वो दुखद है। जब ये इमारत बन रही थी उस वक्त क्या जिले में कलेक्टर नहीं थे? क्या नगर पालिका नहीं थी? क्या लोग नहीं थे? क्या व्यवस्था नहीं थी? या कोई और सरकार थी? क्योंकि पिछले 20 साल से कमोबेश मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। तो नाम देख के, कपड़े से देख के पहचानने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, वो आज मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और इस पूरी व्यवस्था के लिए बहुत घातक होगी। जिस तरह की चीज हुई छतरपुर में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि घटना के लिए अगर आप 25 लोग जाके अपना ज्ञापन देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हुआ वो दुखद है, गलत है। पर उसके बाद कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है वो तब क्यों देखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो तभी क्यों देखते हैं जब कोई घटना हो जाती है। इससे पहले क्या उन्हें दिखाई नहीं पड़ता, क्या उन्हें सुनाई पड़ता नहीं पड़ता? क्योंकि सब चीजें ऐसी हैं। इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि भारत की न्याय व्यवस्था को ये देखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा कि भाई उनकी कोई भूमिका बची कि नहीं बची। बुलडोजर जस्टिस, पुलिस जिसका घर चाहे उसका तोड़ देगी। भोपाल में हुआ था, एक लड़का कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हो गया, उन्होंने मारपीट कर दी, वो अपने नाना के घर आया था, 75 साल के बूढ़े का घर तोड़ दिया पुलिस ने। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये बदले की भावना कानून का रूप ले लेगी तो फिर आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि इस देश में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन कहा जा रहा है तो 1 पार्टी रूल हो जाएगा। फिर दल बदलते रहेंगे और इसी तरह तोड़फोड़ होती रहेगी, जो हर किसी के लिए घातक है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।